नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल के फोर्थ चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर को। ये आपका क्लास 10 ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान रहने वाला है। जहां तक गाँव के बच्चों की बात है तो वो कृषि से जुड़े होते हैं, तो इसमें उनके लिए कुछ नया नहीं होता। लेकिन अर्बन एरिया के बच्चे, जैसे दिल्ली जैसे शहर के बच्चे जो कृषि से जुड़े नहीं होते, तो उनको कंसेप्ट समझना है। अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए भी बेहद आसान रहने वाला है। जहां तक कंटेंट की बात है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कृषि की बात करेंगे। कृषि वैसे तो सभी को पता है कि खेती बाड़ी को कृषि बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। कितने प्रकार की कृषि भारत में की जाती है, कहाँ पर की जाती है, उसको हमें समझना है। फसल ऋतुओं की भी बात करेंगे, कौन कौन सी प्रमुख फसल ऋतुएं होती है, रवि, खरीफ, जायद, ये कौन सी फसलें होती है, कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर में 8 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भी दी गई है जिनको हमें डिटेल में समझना है। वो है आपके गेहूं, चावल, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, कपास और पटसन। इनको हमें समझना है कि ये फसलें कहाँ पर पैदा की जाती है और इनको पैदा करने के लिए किस प्रकार की कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मिट्टी कौन सी चाहिए, कितने बारिश की आवश्यकता होती है, तापमान कितना होना चाहिए। तो एक इजी सा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, निंजा टेक्निक दूंगा, जिससे आप इजीली इन क्रॉप्स को कर पाओगे। उसके बाद हमें समझना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। आज़ादी के बाद कृषि में क्या क्या सुधार किए गए वो हमें समझना है, जो वर्कशीट के थ्रू ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण नया टर्म है, अभी तक आपने इसको नहीं समझा है। इकोनॉमिक्स में हम आगे समझने वाले हैं, तो इस टर्म को भी हम समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे, ये हम समझेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन आसान, बेहद आसान रहने वाला है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कृषि को। कृषि की अगर बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान क्यों है? क्योंकि यहाँ देश की जो 60% पॉपुलेशन है, 60% जो आबादी है, वो अपने पेट भरने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने रोजगार के लिए कृषि के ऊपर निर्भर करती है। यानी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि में, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। कृषि की अगर बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहलाती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर ही निर्भर करती है। जिस वर्ष किसी भी कारण से, चाहे वो बाढ़ के कारण हो, सूखे के कारण हो या मौसम के कारण, अगर फसलें बर्बाद हो जाती है, यानी फसलें धड़ाम से नीचे गिर जाती है, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी भी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उस वक्त बाजारों से रौनक गायब हो जाती है, त्योहार फीके हो जाते हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश की 60% जनसंख्या की जेब अगर खाली हो तो त्योहार में रौनक कहाँ से रहेगी। तो हमारे जो देश है उसकी जो रौनक है, उसकी जो खुशियां हैं, वो डिपेंड करती है कृषि के उत्पादन के ऊपर। लेकिन कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता एक ये भी है, जो कृषि है वो अनिश्चित होता है, वो जुए की तरह होती है, लक के ऊपर डिपेंड करता है। फसलें तैयार खड़ी होती है, मौसम बदलता है, तेज बारिश आती है, तेज हवाएं चलती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। किसान हर बार उतनी मेहनत करता है लेकिन फसलें बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक हौसला देखिए किसान का कि अगली फसल के लिए फिर से वो उसी हौसले के साथ तैयारी शुरू कर देता है। कभी वो ये नहीं कहता कि हमारी फसलें बर्बाद हो गई या फिर ये हो गया। तो वो एक अलग ही हौसला होता है जिसके साथ उन्हें लगा होना होता है, और वो सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। तो यहाँ कृषि होती क्या, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। कृषि जो है वो पशुपालन और पौध पालन का विज्ञान अथवा कला है। यानी कृषि में जैसे मिट्टी की जुताई की जाती है, फसलें उगाई जाती है, इसके साथ साथ पशुपालन किया जाता है, और इसको हम कला भी कह सकते हैं और इसको विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक मेथड है उनका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ एक आर्ट भी है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि अगर हम साइंस पढ़ के जाएं यूनिवर्सिटी में और जाकर के कृषि करने की सोचें तो नहीं हो सकती। कृषि एक आर्ट होती है जिसको हमें सीखना होता है, और आमतौर पे किसान परिवार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इस कला को बढ़ाते रहते हैं। तो इसको हम कला भी कह सकते हैं, इसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें पशुपालन भी किया जाता है और इसमें पौध पालन भी किया जाता है। कृषि की बात करें तो इसमें सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं, बाजार है वो भी कृषि से जुड़ा होता है, क्योंकि बाजार है उसके ऊपर निर्भर करता है किसान का मुनाफा। तो किसान जब बुआई करता है तो वो ये भी ध्यान में रखता है कि किस फसल की कितनी डिमांड है मार्केट में और किस फसल को उसको बोना चाहिए। तो ये तो बात हुई कृषि की। अब हम बात करेंगे कृषि के प्रमुख प्रकारों की। तो भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्य तौर पे हम बात करें, सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसे यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, प्रारंभिक मतलब जो शुरुआत से हम आदि मानव के जमाने से करते आ रहे हैं। जीविका निर्वाह मतलब जो पेट भरने के लिए की जाती है, यानी कि टाटा बिरला बनने के लिए नहीं की जाती, सिर्फ पेट भरने के लिए की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक, ये क्या है? आदिम प्रकार की कृषि है, जो हम
आदिकाल से करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी की जाती है। कहाँ की जाती है? जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ के जो वन क्षेत्र है, जंगली इलाके, वहाँ के आदिवासी लोग अभी भी इस प्रकार की कृषि को करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो इसमें हो गया स्थानांतरित यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा हो गया चलवासी पशुचारण। पहले मैं चलवासी पशुचारण आपको बता दूं कि चलवासी पशुचारण क्या है, कि इसमें जो चरवाई समुदाय होते हैं, चरवाई समुदाय जैसे आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हो उनके बारे में, जैसे गुज्जर बकरवाल हो गए जम्मू कश्मीर के, भोटिया गुज्जर हो गए उत्तराखंड के, या फिर जो भील हो गए, रायका हो गए राजस्थान के, वो चरवाई समुदाय, उनके पास पशु होते हैं। ठीक, अब वो पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। किसकी तलाश में? 3 चीजों की तलाश में, जल, चारा और भोजन। यानी पशुओं के लिए चारा मिल जाए, जल मिल जाए और खुद के लिए भोजन का जुगाड़ हो जाए, उसकी तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और घूमते मौसम के अनुसार मौसमी प्रवास करते हैं। मौसमी प्रवास कैसे? कि जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो शुष्क मौसम होता है, अप्रैल मई जून, जब बारिश नहीं होती, तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं पशुओं को लेकर के, क्योंकि वहां पर हरा घास उनको मिल जाएगा। जब बारिश होती है तो अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। ऐसे ही जो जम्मू कश्मीर के चरवाई हैं, जब गर्मियां होती है तो ऊपर की पहाड़ियों पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ पिघल जाती है, घास हो जाती है। जब सर्दियां आती है तो नीचे की पहाड़ियों पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ जमने लगती है। ओके, तो ऐसे वो मौसमी प्रवास करते हैं। ये लोग हमेशा काफिले में प्रवास करते हैं, और यहाँ पर इनका उद्देश्य सिर्फ पेट भरना होता है, यानी कि व्यापारिक तौर पर ये पशुपालन नहीं करते हैं। तो ये हो गया चलवासी पशुपालन। जो चलवासी पशुचारण है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक वर्ड यूज किया गया, उससे डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद जो दूसरी प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का, वो है स्थानांतरित कृषि। ठीक, ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब ये स्थानांतरित कृषि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसके कई सारे नाम हैं। पहले तो मैं बता दूं कि नाम कौन से, ताकि आप समझ पाओ कि ये नाम लिए क्यों जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसको श्लेष और बर्न कृषि भी बोलते हैं, इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी बोलते हैं, इसको झूम भी बोलते हैं, इसको झूमिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हो गए। क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा। कि जो स्थानांतरित कृषि है, इसमें जो किसान होते हैं वो स्थान बदल बदल के कृषि करते हैं। यानी एक जगह पे कृषि की, वहां पे वो करेंगे 3 से 5 वर्षों तक, 3 वर्ष या 4 या 5 वर्षों तक। उसके बाद जब जमीन है, जो भूमि है, वो कम उपजाऊ होगी, तो वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। दूसरी जगह पे जाने के बाद वो पेड़ों को काटेंगे। काटने को बोलते हैं इंग्लिश में श्लेष, और हिंदी में बोलते हैं कर्तन। और उसके बाद जलाएंगे, जलाने को बोलते हैं इंग्लिश में बर्न, हिंदी बोलते हैं दहन। इसलिए इसको श्लेष एंड बर्न, या फिर इसको कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। ओके, वो दूसरी जगह पे गए, पेड़ों को काटा, जलाया, जमीन साफ की, कृषि करने लगे। 3 से 5 वर्षों के बाद वो जमीन भी कम उपजाऊ हो गई, तीसरी जगह पे गए, पेड़ों को काटा, जलाया। ऐसे वो स्थान बदल बदल के कृषि करते हैं, यानी घूम घूम के कृषि करते हैं। इसलिए इसको झूम कृषि भी बोलते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें इसको झूम या फिर झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ओके, तो ये इतना समझ में आ गया ना कि ये स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि साधारण तरीके से कृषि करते हैं, खाद बीज स्प्रे कुछ डालते नहीं, तो जमीन तो ऑटोमेटिक अनुपजाऊ होगी, कम उपजाऊ होगी, तो स्थान बदल लेते हैं। और स्थान बदलते हैं तो वहाँ पे पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं, साफ किया और खेती करने लगे। ये जो कृषि है, क्योंकि आदिम प्रकार की कृषि है, तो इसमें साधारण तरीके से कृषि की जाती है। जैसे कुदाल हो गए, दाव हो गए, खुदाई की छड़ें हो गई, उनकी सहायता से कृषि की जाती है। और मेहनत श्रम का कार्य हालांकि बहुत कम होता है, वो परिवार या फिर जो समुदाय के लोग होते हैं वो मिलकर के करते हैं। हालांकि ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती इसमें। ओके, उसके बाद बात की जाए कि ये कृषि किसके ऊपर निर्भर करती है। एक तो ये मानसून के ऊपर निर्भर करती है, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं होती, बारिश होगी उसी के ऊपर निर्भर रहेगा। दूसरा, प्राकृतिक जो उपजाऊ शक्ति है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। यानी ये कोई यूरिया, डीएपी या खाद स्प्रे वगैरह कुछ नहीं डालते, ऑटोमेटिक जितनी उपजाऊ क्षमता उसी के ऊपर उत्पादन होता रहेगा। और इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है बाकी जो पर्यावरणीय परिस्थितियां होती है उसके ऊपर। ठीक, अब इस कृषि की अगर बात करें तो ये जो कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब पेड़ों को काटा जाता है तो मिट्टी का कटाव आसानी से हो जाता है। दूसरा ये कि इसमें पेड़ों को काटा जाता है, तो इसलिए पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा नहीं देती है। अब बात आती है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हुई, क्या क्या समझा। तो इसमें सब कुछ कम रहता है। क्या रहता है इसमें? सब कुछ कम रहता है। क्या क्या कम है इसमें? पहली चीज, कम भूमि की जरूरत है। कम भूमि की कैसे? एक वर्ष में केवल एक ही फसल लेते हैं, एक ही लेते हैं ना, क्योंकि बारिश के ऊपर निर्भर करता है, तो इसमें भूमि की ज्यादा जरूरत नहीं होती। दूसरा, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है। मेहनत, भाई बीज ये लेते हैं और उसको बिखरा दिया,
अब बिखरा दिया, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। मेहनत की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, तो कम भूमि की आवश्यकता होती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कम पूंजी की आवश्यकता कैसे? अब जो बीज होता है घर में पड़ा होता है उसी को ही तो बिखराते हैं, मार्केट से थोड़ी लेके आते हैं। ओके, तो इसमें पूंजी की आवश्यकता भी कम रहती है। चौथा, इसमें मशीनों की आवश्यकता भी कम रहती है। मशीन या तकनीक का, नई तकनीक का उपयोग किया ही नहीं जाता, तो मशीनों का प्रयोग भी इसमें कम किया जाता है। पांचवा है, इसमें जो उत्पादन है वो भी कम रहेगा। जब इस तरीके से खेती करेंगे तो उत्पादन तो कम रहना है, और लाभ है वो भी कम रहेगा। तो इसकी 6 विशेषताएं हो जाती है। सब कुछ कम रहता है, कम भूमि, कम श्रम, कम पूंजी, कम मशीन, कम उत्पादन और कम लाभ। तो ये हो गई इसकी विशेषता, ये हो गई हमारी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक, ऐसे आप आसानी से इसको लिख सकते हो और आसानी से इसको समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे जो हमारी गहन जीविका निर्वाह कृषि है। गहन जीविका निर्वाह कृषि कौन सी होती है, इसको हमें समझना, और इसकी विशेषताएं क्या है। जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है, ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, उससे कहीं एडवांस लेवल है। ठीक, जैसा कि इसमें जीविका निर्वाह कृषि की, इसमें भी ये नहीं है कि टाटा बिरला बन जाएंगे, लेकिन गहन का मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत की जाती है, कोशिश की जाती है कि उत्पादन ज़्यादा हो। ये कृषि कहाँ की जाती है? उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ पे जनसंख्या का प्रेशर अधिक होता है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं वहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक, इस जो कृषि में पहली विशेषता ये होती है कि इसमें जो सब कुछ अधिक रहता है, इससे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, एक तो ये कि ये अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में की जाती है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है तो इसलिए इस कृषि के ऊपर जोर दिया जाता है। दूसरा, जो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इसमें एक वर्ष में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें ली जाती है। जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ चावल की 3 फसलें होती है। यूपी या पंजाब, हरियाणा की बात करें तो 2 फसलें तो सभी लेते हैं, कुछ 3 फसलें भी लेते हैं। ओके, तो इसमें अधिक जो है जनसंख्या वाले इलाके में की जाती है, अधिक इसमें भूमि की आवश्यकता होती है, और जब अधिक फसलें लेंगे तो श्रम भी अधिक चाहिए, अधिक इसमें श्रम की आवश्यकता होगी, मेहनत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है, सिंचाई है, उनके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो पूंजी की आवश्यकता इसमें अधिक रहती है। मशीनों का उपयोग है, ट्रैक्टर वगैरह है, आधुनिक औजारों का उपयोग है, वो ज़्यादा किया जाता है। ओके, इसमें रासायनिक खाद है, केमिकल का उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है, अधिक किया जाता है। उत्पादन भी इसमें अधिक रहता है, लाभ भी इसमें अधिक रहता है, यानी कि सब कुछ इसमें अधिक हो जाएगा। वहां पे जो कम था वो यहाँ अधिक हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, ये जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है वो उन इलाकों में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक होती है, और मुख्य तौर पे हालांकि खाद्यान्न पर जोर होता है, लेकिन जरूर नहीं कि सिर्फ खाद्यान्न हो। ठीक, तो इसमें अधिक हमें चाहिए, अधिक, पहली चीज अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में की जाती है, अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, अधिक इसमें लाभ रहता है, अधिक इसमें उत्पादन रहता है। तो सब कुछ इसमें अधिक रहेगा, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक, ये होगी हमारी गहन जीविका निर्वाह कृषि। अगर आपका कितना भी लेंथी क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि अगले प्रकार की जो कृषि है वो है वाणिज्यिक कृषि। ठीक, कमर्शियल फार्मिंग। अब जो वाणिज्यिक शब्द है थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, इसको आप हिंदी में सीधा तरीके समझ सकते हो, व्यापारिक कृषि है। ठीक, इसमें जो किसान है वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से फसलें बोते हैं, यानी कि किस लिए बो रहे हैं कि बाजार में बेचना है, यानी कि उसको घर पे नहीं रखना, यानी इसमें खाद्यान्न नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के उद्देश्य से कृषि की जाती है, तो उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि। ठीक, ये जो गहन जीविका निर्वाह कृषि के इलाके हैं यहाँ पर भी काफी सारे इलाकों में वाणिज्यिक कृषि की जाती है। मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो जहां जनसंख्या थोड़ी कम होती है वहां पे वाणिज्यिक कृषि वो ज्यादा की जाती है, क्योंकि जनसंख्या कम है, खाद्यान्न ज्यादा उगाना नहीं, तो वहां पे व्यापारिक कृषि की जाती है। इसमें बाकी सारी चीजें वो सेम रहेगी, जैसे इसमें जो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक रासायनिक खाद या केमिकल्स का यूज किया जाता है, अधिक मशीनों की आवश्यकता होती है, अधिक इसमें उत्पादन होता है, अधिक इसमें लाभ होता है। ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फर्क किस में आ जाएगा, फर्क जो आएगा वो आएगा उद्देश्य के साथ। इसका उद्देश्य होता है व्यापार, जो फसलों को बोने का उद्देश्य होता है व्यापार के लिए, बाजार में बेचने के उद्देश्य से फसलें बोई जाती हैं। जैसे जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है तो उसमें आ गया आपके गेहूं, चावल, दालें, वो सब कुछ बोया जाता है। यहाँ पे आ गया जैसे आपका कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, सरसों हो गया, वो कौन सी फसलें जो बाजार में बेची जाएगी। अब जैसे कपास बोई तो कपास कैसे थोड़ी है कि घर पे रख लेंगे, बाजार में ही तो बेचना है। ओके, गन्ना है, हो सकता है 2-4 गन्ने घर पे ले आए, जूस निकलवा लिया, सारे तो नहीं रखेंगे ना, बाजार में बेचना है,
तो वो सारी फसलें कमर्शियल फार्मिंग में आ जाएगी, यानी वाणिज्यिक कृषि में आ जाएगी। और अगर डिटेल में हो तो सब कुछ इसमें अधिक रहेगा, सेम एज इट इज। इसमें वो जो चीजें हमने गहन जीविका निर्वाह कृषि में की थी उससे कहीं ज्यादा चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है बागानी कृषि या फिर रोपण कृषि। ये अलग नहीं है, ये वाणिज्यिक कृषि है, उसी का ही प्रकार है। ठीक, जो वाणिज्यिक कृषि है उसका ही प्रकार है, तो विशेषताएं सारी सेम रहेगी। फर्क क्या है, इसका सिर्फ डेफिनेशन को हमें समझना है। ये क्या है कि इसमें एक बड़े खेत में एक ही फसल को उगाया जाता है। ओके, एक बड़े खेत में एक ही फसल को उगाया जाता है। खेतों का आकार कितना हो सकता है, 100 एकड़ का हो सकता है, 100 एकड़ से ज्यादा भी हो सकता है, यानी बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं। एकल फसल को उगाया जाता है, पहली विशेषता ये होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें फसलों को एक बार लगाने के बाद, क्योंकि रोपण नाम है ना, रोपण का मतलब तो होता है रोप के लगाना, पौधा लगाना, तो इसमें फसलों को एक बार लगाने के बाद कम से कम 3 वर्ष फसलें वो देती है। यानी कि ऐसा नहीं कि हर बार बुआई करनी पड़ेगी, एक बार हमने पौधा लगा दिया, 3 वर्षों तक वो फसलों का उत्पादन होता रहेगा। जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, केले के बागान है, रबड़ के, नारियल के बागान है, वो सभी बागानी या रोपण कृषि में आ जाते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि बागानी या रोपण कृषि में पौधे को एक बार लगाया तो वो कम से कम 3 वर्षों तक फसल उत्पादन देता रहेगा, यानी कि हर बार नहीं लगाना होता। दूसरा, इसमें बड़े आकार के खेत होते हैं, कम से कम 100 एकड़ के खेत होते हैं, उसमें एकल फसल, एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है। बाकी विशेषताएं सेम रहेगी। अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी, अधिक रासायनिक खाद, अधिक मशीनें, अधिक उत्पादन, अधिक लाभ, सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि ये वाणिज्यिक कृषि है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो ये हो गया कृषि के प्रमुख प्रकार। इसके अलावा कई और भी प्रकार है जिनके बारे में आपके चैप्टर में डिस्कस किया है। आपको ये 1 मार्क्स के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी कृषि है। एक इसमें वर्ड यूज किया गया वो मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है कि जब पशुपालन साथ ही साथ किया जाता है पौध पालन के, यानी कि कोई किसान खेती बाड़ी कर रहा है उसके साथ साथ पशुपालन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम मिश्रित कृषि। हमारे यहाँ पे शायद ही कोई किसान होगा जो खेती करता और पशु ना रखता होगा। हमारे यहाँ पे सब किसान है वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशु रखते हैं। हालांकि जो पशु रखे जाते हैं वो व्यापारिक उद्देश्य से कम होते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की बात करें हम, यूरोप के देशों की, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे जितने बड़े खेत होते हैं तो आधे खेत को कृषि के लिए रखा जाता है, आधे खेत को रखा जाता है पशुओं के लिए। ओके, यानी कंसेप्ट को समझना है सिर्फ आपको कि जब पौध पालन के साथ साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित कृषि। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इस टर्म में आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार ये सोचते हैं कि अच्छा फसलों को मिक्स करके बोना है वो मिश्रित कृषि है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दूसरा फ्लोरिकल्चर, ये भी कृषि का एक प्रकार है। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती करना, ठीक, उसको बोलेंगे हम फ्लोरिकल्चर। ठीक, उसके बाद है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर होता है जो ऑयल सीड की खेती की जाती है। ऑयल सीड समझ रहे हो ना, तेल वाली फसलों के तिलहन की कृषि की जाती है, तो उसको हम ओलेरीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर होता है अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक, ट्रक कल्चर होता है। ट्रक कल्चर ये होता है कि जैसे शहर हो गया हमारा दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनको ट्रक में भर के फिर सप्लाई किया जाता है, तो उस नाम पे इसका नाम पड़ गया ट्रक कल्चर। यानी कि ये शहर के आसपास के इलाकों में सब्जी वगैरह की खेती की जाती है, और ये खेती इतनी दूरी पे होती है शहर से कि एक रात में उस जगह पे पहुंचा जा सके, क्योंकि ज़्यादा दूरी तक लेके जाएंगे तो वो सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं कृषि। कौन सी कृषि बोलते हैं? ट्रक कल्चर की कृषि बोलते हैं। इसमें आमतौर पर सब्जियां उगाई जाती है, और किस उद्देश्य से? वो सब्जियां उगाई जाती है बाजार में बेचने के उद्देश्य से। आपने अगर घर में सब्जियां लगा रखी है, ठीक, वो ट्रक कल्चर नहीं होगी। ट्रक कल्चर तब होगी जब आपने सब्जियां बाजार में बेचने के उद्देश्य से लगाई है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रक कल्चर। उसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है मछली पालन। मछली पालन ये भी एक प्रकार की कृषि है, क्योंकि कृषि के डेफिनेशन में हमने किया था कि पशुपालन पौध पालन दोनों ही कृषि कहलाते हैं। उसके बाद आ गया आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है जो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनको पालना। जो रेशम आपने उसका कपड़ा देखा होगा, तो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं सहतूत के पेड़ के ऊपर मुख्य तौर पर, या कई और भी पेड़ होते हैं जिनके ऊपर पाला जाता है, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक, उसके बाद है आर्द्र कृषि भी होती है, एक वेटलैंड फार्मिंग होती है। आर्द्र कृषि वहां की जाती है जहां पर बारिश ज्यादा होती है, और शुष्क कृषि होती है, ड्राई फार्मिंग वहां पर की जाती है जहां पर बारिश कम होती है। तो जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर अलग फसलें बोई जाती है, जैसे चावल हो गया जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता है। और जो शुष्क कृषि होती है वहां पर वो फसलें बोई जाती हैं जिनको कम बारिश की आवश्यकता होती है, जैसे सरसों हो गया, चना हो गया, ऐसे ही जो हो गया, ठीक, मूंगफली होगी, वो फसलें वहां पर ली जाती हैं। तो ये जो मैंने टर्म्स बताई है, ये सिर्फ एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको सिर्फ 1 लाइन में पता होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कृषि के प्रकार। अब हम बात करेंगे भारत में शस्य प्रारूप की या फसल ऋतुओं की। वैसे जो शस्य प्रारूप शब्द है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए।
क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें फसल ऋतुएं नहीं होगा, उसमें शब्द जो यूज होगा वो शस्य प्रारूप होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया गया। तो शस्य प्रारूप मतलब फसल ऋतुएं। तो भारत में 3 फसली मौसम होते हैं, 3 फसलों की ऋतुएं होती है, यूं कह सकते हैं। सबसे पहली जो ऋतु है वो रबी की ऋतु है। ठीक, सबसे पहली जो ऋतु रबी की ऋतु है, ये शीत ऋतु है, जिसे शीत, छोटा सा नाम है ना शीत, और वैसे भी वो ऋतु छोटी होती है, दिसंबर में आती है और फरवरी में फुर्र हो जाती है, गायब हो जाती है, छोटी सी ऋतु है, 2 या 3 महीने की है। तो ये भी इस नाम से हम तुकबंदी करके याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि शीत ऋतु कौन सी है। तो रबी एक छोटा सा नाम है। ऐसे जो शीत ऋतु होती है वो छोटी होती है, 2-3 महीनों की सर्दियां होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम रबी ऋतु। ठीक, तो रबी है वो शीत ऋतु की फसल है। इन फसलों की बुआई कब होती है? जब सर्दियों की शुरुआत होती है। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक बुआई होती है। सिर्फ आप इस तरीके से याद रख लोगे, कब होती है? जब सर्दियों की शुरुआत होती है। पता ना कब होती है, तो आपको पता है कि अभी तक अक्टूबर एंड से सर्दियां शुरुआत होगी, नवंबर और दिसंबर में लगभग पूरी तरीके से आ जाएगी। तो आप अक्टूबर नवंबर लिख सकते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी लिख सकते हो। ठीक, कुछ फसलों की बुआई अक्टूबर एंड में हो जाती है, कुछ की नवंबर में होती है, और कुछ फसलों की बुआई जैसे गेहूं जो की है वो बुआई थोड़ी लेट भी होती है, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चली जाती है। तो ये होगी इसकी शुरुआत। एंड कब होगा? जब सर्दियों का एंड होगा। तो इन फसलों की जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च में कुछ फसलों की कटाई हो जाती है। गेहूं जो मुख्य फसल है रबी की, उसकी कटाई होती है अप्रैल में। ठीक, अब मुख्य फसलें कौन सी है सर्दियों की फसलें रबी ऋतु की? वो है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि। ठीक, ये प्रमुख फसलें। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? गेहूं है। याद रखना है, एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं आगे, खरीफ को डिस्कस कर ले, फिर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इनको याद रखना है। उसके बाद है खरीफ। जो खरीफ है, जैसे खरीफ नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो सबसे बड़ी जो ऋतु कौन सी होती है जो लंबी चलती है? वो गर्मियां। ओके, तो ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है जो खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक, खरीफ ऋतु कौन सी है? जो गर्मियों की ऋतु है, उसको बोलते हैं खरीफ ऋतु। इसमें इन फसलों की बुआई कब की जाती है? इन फसलों की बुआई की जाती है मई से लेकर के जुलाई तक, यानी कि जब मानसून आता है उसे थोड़ा पहले बुआई शुरू हो जाती है और मानसून के आगमन तक बुआई चलती रहती है। जैसे मई में हो गया, कपास की बुआई मई में हो जाती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात करें जहाँ सिंचाई उपलब्ध है। उसके बाद जून में फसलों की बुआई होती है, जुलाई में भी बाजरा हो गया, जवार हो गया, चावल हो गया, वो लगाया जाता है। ओके, तो मई, जून, जुलाई में इन फसलों की बुआई होती है। और कटाई कब होती है? जब सर्दियों की शुरुआत होने वाली होती है। तो कब होगी? सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में, 3 महीने आपको लिखना है। सितंबर में कुछ फसलों की कटाई हो जाती है, जैसे कि चावल है उसकी कटाई हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, गवार की कटाई है उसकी हो चुकी है, बाजरा की हो चुकी है। जबकि कुछ फसलें जैसे हम कपास की बात करें तो वो नवंबर तक चलेगी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इनकी कटाई की जाती है, यानी कि तब तक ये रहता है। मई, जून से लेकर के कहाँ तक? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये ऋतु रहती है। महत्वपूर्ण जो फसलें वो है धान यानी कि चावल हो गया, मक्का, जवार, बाजरा, कपास, जूट यानी कि पटसन, मूंगफली, सोयाबीन, ये प्रमुख फसलें। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है कि कौन सी फसल किस ऋतु में है। ठीक, तो 4-5 जो फसलें उन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका कि रे बी, 2 इसमें वर्ण है ना, रे और बी। ठीक, तो इसकी जो प्रमुख फसल है उसमें भी 2 ही अक्षर होते हैं, जैसे गेहूं 2 ही अक्षर है ना प्रमुख फसल में, और चना, ये 2 ही प्रमुख फसलें होती है इस ऋतु की। तो इसमें भी 2 ही अक्षर होते हैं, तो आप आसानी से याद कर पाओगे कि ये रबी ऋतु की फसलें हैं। ठीक, ऐसे जो खरीफ है, तो खरीफ में 3 वर्ण है, एक तरीके से 3 अक्षर कह सकते हैं, ख, री, फे। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं उसमें भी 3 ही अक्षर मिलेंगे, जैसे चावल, चावल प्रमुख फसल है इसमें। दूसरा प्रमुख फसल होती है कपास। तीसरा प्रमुख फसल होती है यहाँ पर वो है बाजरा। ठीक, इसमें भी 3 ही अक्षर हैं। ऐसे ही मक्का, इसमें भी 3 ही अक्षर हैं। ओके, कन्फ्यूजन दूर हो गया, आसानी से आप याद कर पाओगे। क्लियर? तो ये होगी इसकी प्रमुख फसलें। और इनके मौसम को कैसे याद रखना है कि आपको ऋतु के अनुसार याद रखना है। गर्मियों की शुरुआत होती है मई, जून से, तो मई, जून से इसकी ऋतु की शुरुआत होगी खरीफ की, और जब सर्दियां आने लगेगी तो ये ऋतु खत्म हो जाएगी। सर्दियों की शुरुआत के साथ रबी ऋतु की शुरुआत होगी, जब सर्दियां जाएगी तो रबी ऋतु है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जायद तीसरी ऋतु है फसलों की, एक छोटी सी ऋतु होती है। ये रबी और खरीफ ऋतु के बीच में गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा सा मौसम होता है, मार्च और मई में। यानी कि जब रबी की फसलें तो काट ली गई और ये फसलें उनकी बुआई नहीं हुई, तो बीच में 2-1 महीने का टाइम मिल जाता है। जैसे 15 मार्च में सरसों के मान लीजिए फसल काट ली गई, चने की फसल की कटाई हो चुकी है, तो उसके बाद खेत खाली रहेगा 15 मार्च से लेकर के जैसे अप्रैल में, मई तक, क्योंकि जून में लगाया जाना है वहां पर चावल। तो 2 महीने के लिए जो खेत खाली है उसमें जैसे
चारे की फसलें बो दी, सब्जियां बो दी, ककड़ी हो गई, मिर्च हो गया, तरबूज हो गया, इस प्रकार की फसलें लगा दी जाती है। तो ये जो छोटी वाली ऋतु है दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में, उसको बोलते हैं जायद ऋतु। ठीक, इसको क्या याद रखना है कि रबी जो ऋतु है सबसे पहले, सबसे छोटा नाम है ना रबी आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा जायद, उससे बड़ा है खरीफ। ठीक, इसमें क्योंकि ऊपर देखिए मात्रा एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो ऐसे आप रबी के बाद की ये ऋतु है, रबी के बाद आएगा और खरीफ से पहले आएगा। अल्फाबेटिकली आप कर सकते हो साइज के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आप आसानी से याद रख पाओगे। ये होगी हमारी 3 प्रमुख ऋतुएं। क्या क्या याद रखना है, इनकी फसलों की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है और प्रमुख फसलें कौन सी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्रमुख फसलों की। हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनको डिस्कस करना है। टोटल 8 क्रॉप्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो इन सभी फसलों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये हो सकती है खाद्य फसलें, गेहूं और चावल क्या है, वो खाद्य फसलें हैं जो खाने के काम आती है। ठीक, ऐसी रेशेदार फसलें वो होती है जिनसे हमें रेशा मिलता है, जैसे कपास हो गया, पटसन हो गया, ये क्या है, रेशेदार फसलें कहलाएगी। ठीक, ऐसे ही पेय फसलें होती है जो पीने के काम आती है, चाय कॉफी वो क्या है, पेय फसलें हैं। ओके, बेवरेज क्रॉप में आएगी। व्यापारिक फसलें जो हम बाजार में बेचने के उद्देश्य से बोते हैं, तो उसमें गन्ना, रबड़, ये व्यापारिक फसलें। वैसे कपास और पटसन ये इसमें भी आ जाएगी, व्यापारिक फसलें भी है। उसके बाद अब बागानी फसलें जिनके बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, तो उनमें आ जाता है चाय, कॉफी, रबड़, ये बागानी फसलें हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल है, कौन सी रेशेदार फसल है, कौन सी पेय फसल है, कौन सी व्यापारिक फसल है और कौन सी बागानी फसलें। अब एक एक करके हमने इन सभी फसलों को डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल को आपने देखा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं तो उन्होंने विजिट किया होगा, शहर में रहते हैं तो इस टाइप के पौधा होता है। ये आमतौर पे जून में इसकी बुआई हो जाती है, कई जगह पे जुलाई में हो जाती है। ओके, और लगभग 3 महीने की मुश्किल से फसल होती है, 70 से 80 दिनों की ये फसल होती है। और इस टाइप से यहाँ पे ये चावल लगे होते हैं। उसके बाद इसको कटाई करके या कंबाइन से निकाला जाता है। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे एक वर्ष में 3 फसलें भी ले ली जाती है, अमन, ओस, बोरो, 3 फसलें होती हैं। बाकी जगह पर ये ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है और एक ही फसल ली जाती है। तो चलिए बात करते हैं चावल की कि चावल के लिए क्या कुछ चाहिए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या क्या पता होने चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, कि किस ऋतु की फसल है और किस प्रकार की फसल है। तो चाहे जो चावल है, चाहे कोई भी फसल है, तो भारत की प्रमुख फसल है, ये तो सबको पता है, तभी तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करें। तो ये भारत की एक प्रमुख फसल है, ये खाद्य फसल है और ये खरीफ ऋतु की फसल है, ये सबको पता होना चाहिए। और चावल के उत्पादन में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। विश्व के अगर बात की जाए तो चाइना वो पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर हम आते हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है, हमारे पास इतने ही पेट है, खाने वाले बहुत हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं बच पाता। आवश्यक दशाओं की बात करें तो आवश्यक दशाओं में हमें 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी 5 या 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो है तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि, श्रम और तकनीक। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तापमान की बात करें तो जितनी भी खरीफ की फसल होती है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये आप जरूर लिखोगे, 25 से 35 लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 25 से 35 लिखो। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो खरीफ मौसम की गर्मियों की फसल होती है उसमें उच्च तापमान चाहिए, और कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर आपको दोनों चीजें लिखनी है कहां से कहां तक, तो 25 से 35 लिख सकते हो। ये आदर्श होता है, आइडियल होता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा होगा तो फसल नहीं होगी। वर्षा की बात करें तो केवल 2 फसलों को छोड़ के, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, तो 2 फसलें, एक तो आपकी कपास है, ओके, एक है आपका गेहूं। इन 2 फसलों के लिए 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, बाकी के लिए चाहिए 100 से अधिक। ठीक, तो 100 से अधिक अगर आप 150 लिखते हो, मोस्टली जो क्रॉप्स है वो 150 लिख सकते हो तो वो चलेगा। अदरवाइज आप 100 में भी याद रख सकते हो कि इसके लिए कितनी वर्षा चाहिए, इसके लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। ठीक, 2 को छोड़ के बाकी सभी में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। मिट्टी की बात करें तो चावल की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है। जैसे देखिए यूपी में, बिहार में, पंजाब, हरियाणा में यहाँ पे चावल होता है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भूमि की बात करें तो भूमि समतल होनी चाहिए, समतल समझते हो ना, एक बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश कम हुई तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहाँ बारिश कम होती है, तो वहाँ पे खेतों में पानी खड़ा रहना चाहिए कुछ दिनों में जब पौधे को लगाया जाता है, तो इसलिए समतल जमीन होगी तभी तो पानी खड़ा रहेगा। श्रम की आवश्यकता इसमें अधिक होती है क्योंकि ज़्यादातर काम है वो मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। हाथों से चावल को लगाया जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है, कीटनाशक है, जो फर्टिलाइजर है उनका छिड़काव किया जाता है। हालांकि निकालने का काम अब कंबाइन से हो जाता है। तकनीक की बात करें तो मशीनों का उपयोग इसमें सीमित होता है, यानी कि खेत को तैयार करने में और उसके बाद
चावल को निकालने में ही मशीनों का प्रयोग होता है, तो वो सीमित होता है। तो ये होगी कि क्या क्या इसके लिए चाहिए। उसके बाद अगर बात करें वितरण की, किसमें कहाँ पर ये उत्पादन होता है, तो यह उत्तर तथा उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में, तटीय इलाकों में, डेल्टाओं में ये प्रमुख तौर पर इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में आ जाता है पश्चिम बंगाल, ये पहले स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत में चावल की बात करें तो चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद बिहार दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य। यानी कि बाकी राज्य आप चाहे आगे पीछे लिख दो, डजेंट मैटर, पहला जो प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। उसके अलावा यूपी, बिहार हो गया, और पंजाब, हरियाणा हो गया। साउथ की बात करें तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गए, ये भी अन्य उत्पादक राज्यों में आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चावल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप रहेगी वो रहेगा गेहूं। गेहूं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का पौधा होता है, रबी की फसल होती है, इसमें ये बालियां लगती है और इसमें से गेहूं निकलता है। ये फसल लगभग 110 से 120 दिनों की होती है, 4 एक महीने की होती है, यानी कि नवंबर एंड में या दिसंबर में बुआई कर दी जाती है और अप्रैल के पहले वीक से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। गेहूं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये किस ऋतु की फसल है और किस प्रकार की फसल है। ये भी भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है और ये अनाज की यानी कि खाद्य फसल है, ठीक। और किस ऋतु की है, ये रबी ऋतु की फसल है और ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य तौर पर बोई जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार हो गए, राजस्थान हो गई, यहाँ पर इसकी बुआई होती है। अब वही सेम चीज़ें हमें बतानी है कि इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या चाहिए। तापमान की बात करें, क्योंकि ये रबी ऋतु की फसल है तो इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कितना, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। 10 डिग्री बुआई करते हुए और कटाई करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा तापमान चाहिए, क्योंकि तभी फसल पक पाएगी। तो 10 से 25 डिग्री। अब एक चीज़ ये भी याद रखिए कि जो भी रबी की फसलें उसमें आप ये सेम टेम्परेचर लिख सकते हो, क्योंकि लगभग इतना ही टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। पकने के समय थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और बुआई के समय कम टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि बहुत कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि बर्फ़ जम जाएगी तो फसलें नहीं हो पाएगी, और बहुत ज़्यादा होगा तो भी इन फसलों के लिए अच्छा नहीं होता। बारिश की बात करें तो 2 फसलों की बात की थी मैंने कि जिनको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, तो वो है आपका गेहूं और कपास। तो गेहूं को 100 सेंटीमीटर से कम बारिश की आवश्यकता होती है। जैसे सर्दियों में अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाए 1 या 2 बार, तो ये फसलें बम्पर होती है, उतनी बारिश से काम चल जाता है। मिट्टी कौन सी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, यानी कि ये जो इलाके हैं जहाँ चावल बोया जाता है वहीं पे गेहूं की फसल ली जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी इसके लिए आइडियल रहती है। भूमि समतल होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में बारिश होती नहीं तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। श्रम इसमें सीमित चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर काम है वो किससे हो जाता है, मशीनों से हो जाता है। जैसे खेत की बुआई करनी है, फसल की बुआई करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, या निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता इसमें पड़ती नहीं, यानी कि स्प्रे वगैरह की छिड़काव करना है या कटाई करनी है, तो वो सारा काम मशीनों से हो जाता है और मशीनों का प्रयोग अधिक रहेगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। श्रम अगर अधिक है तो मशीनें कम होगी, मशीनें अगर अधिक है तो श्रम है, मेहनत की आवश्यकता कम रहेगी। अब उत्पादन की बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं कि ये फसल कहाँ पर पैदा की जाती है, तो इसमें पहले स्थान पर यूपी है। यूपी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य उत्पादक राज्यों में आ जाते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यानी कि यहाँ पर भी गेहूं अच्छी खासी पैदा की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी रहेगा। चलिए हम अगली फसल की बात करते हैं। अगली जो हमारी फसल दी गई वो है गन्ना। गन्ना है ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फसल है। उष्ण कटिबंध मतलब जहाँ पर तापमान पूरे साल ज़्यादा रहता है, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है। उपोष्ण कटिबंध जैसे भारत जैसे देश आ गए जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है, गर्मियों में ज़्यादा रहता है, तो दोनों प्रकार के इलाकों में ये फसलें ली जाती है। ये कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक फसल है, बाजार में बेचने के उद्देश्य से इस फसल को बोया जाता है। और ये एक नकदी फसल है। नकदी होता है, रोकड़ा मिलता है, पैसा मिलता है बेच करके, ठीक। और इससे चीनी, गुड़, शक्कर इत्यादि तैयार की जाती है। जो चीनी आप घर में यूज़ करते हो वो गन्ने से बनती है, गुड़ है, शक्कर है, उनके लिए कच्चा माल होता है। अब बात करें इसके लिए आवश्यक दशाओं की कि क्या क्या चाहिए, किस प्रकार का मौसम इसके लिए चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तापमान की बात करें तो तापमान इसके लिए उच्च की आवश्यकता होती है ज़्यादातर। ओके, मुख्य तौर पर ये फसल है वो लगभग ग्रीष्म ऋतु में खड़ी रहती है, क्योंकि शीत ऋतु आने के बाद ये लगभग पक करके तैयार हो जाती है। तो तापमान इसके लिए 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगर लगातार पूरे वर्ष पर तापमान कम रहता है तो ये फसल पैदा नहीं हो पाती। जैसे ऊपर बात की ना, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का पौधा है, तो तापमान इसके लिए लगभग 25 से 35 डिग्री के बीच में हो तो वो आइडियल रहता है।
बारिश की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, यानी कि 150 तक बारिश हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो इस फसल के लिए भी जलोढ़ मिट्टी वो सर्वोत्तम होती है। हालांकि ये काली मिट्टी में भी अच्छा होता है, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे गन्ना अच्छा खासा हो रहा है आजकल पिछले 20 वर्षों से। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी है? वहाँ तो काली मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वोत्तम सबसे बेस्ट तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन काली मिट्टी है उसमें भी गन्ना अच्छा खासा हो जाता है। भूमि इसके लिए समतल होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। बारिश अगर कम हो तो श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि गन्ने को निराई गुड़ाई करने के लिए लगाई, हालांकि ज़्यादातर अब भी हाथ से ही लगाया जाता है, मशीनों से लगाया जा सकता है, लेकिन निराई गुड़ाई करना, उनको बांधना, केयर करना, ट्रैक्टर है वो खेत में बाद में घुस नहीं पाएगा, तो सभी कार्यों के लिए मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद कटाई है, उसकी लोडिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मशीनों का उपयोग इसमें सीमित किया जाता है। ओके, खेत को तैयार करने में केवल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर वितरण की बात की जाए कि कहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, तो प्रमुख उत्पादक राज्यों में आ जाएगा यूपी। यूपी गेहूं और गन्ने, गै दोनों जो फसलें हैं गै वाली, उसमें यूपी पहले स्थान पर है। तो यूपी प्रथम स्थान पर है। उसके अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एक ट्रेंड देखा गया है, जो गन्ना था सबसे पहले उत्पादित किया जाता था उत्तर भारत में, अब वो शिफ्ट हो रहा है साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट गन्ने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, ये हो गया हमारा गन्ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है चाय। चाय की फसल की बात करें तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाय है वो एक रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, यानी कि इसका एक पौधा लगाया जाता है और एक बार लगाने के बाद 25 से 30 वर्षों तक ये फसल देता है। ये व्यापारिक फसल है, यानी कि बाजार में बेचने के उद्देश्य से ये कृषि की जाती है। और ये एक पेय फसल है, पीने के काम आती है। आधे छोड़िए 90% जो इंडियंस हैं उनकी आंखें चाय पीने के बाद ही खुलती है। चाय है उसकी कृषि भारत में ब्रिटिश थे, उन्होंने शुरू की थी, और इसको एक बार लगाने के बाद 20 से 25 वर्षों तक, 25 से लगभग 30 वर्ष भी हो सकते हैं, उस उतने समय तक ये पौधा फसल देता है। पौधा क्या होता है? एक झाड़ी होती है ऐसे, ठीक, एक झाड़ी होती है, उसकी पत्तियां होती है, पत्तियों को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उनको सुखाया जाता है, प्रोसेसिंग करके बन गई टी लीव्स। ओके, तो एक झाड़ी नुमा ये पौधा होता है। एक बार लगा दिया तो 25 से 30 वर्षों तक उससे उत्पादन होता रहता है। पत्तियों को हाथों से तोड़ा जाता है, और जो ऊपर की पत्तियां होती है, बिल्कुल छोटी पत्तियां होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। जो नीचे की पत्तियां होती है, जो गली सड़ी होती हैं, उनकी कीमत सबसे कम होती है, और वो वैसे पीने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती। अब जो चाय होती है वो हर कोई क्यों पीता है? क्योंकि इसमें एक थीन नामक का तत्व होता है, ठीक, और थीन नामक तत्व के कारण चाय पीने से हल्की सी स्फूर्ति आ जाती है, हल्का सा नशा हो जाता है। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन में जरूरी कि आप इतनी सारी चीज़ें याद रखो। आपको पता होना की चाहिए कि चाय एक पेय फसल है, ठीक, ये एक व्यापारिक फसल है, ये एक नकदी फसल है, ये एक रोपण फसल है। इतना पता हो तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आवश्यक दशाओं की अगर बात करें, किस फसल को बोने के लिए किस प्रकार की कंडीशंस चाहिए, तो इसके लिए तापमान है वो चाहिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर का पौधा है। तो बहुत कम टेम्परेचर अगर होगा तो झाड़ी की पत्तियां जल जाएगी, तो फसलें नष्ट हो गई। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए पहाड़ी इलाकों में की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो आइडियल रहता है। हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम हो तो भी चलेगा। वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए, वैसे 200 तक हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और एक और बात कि जो वर्षा वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2 महीने में बारिश होगी, निपट गया, कोटा पूरा हुआ है। पूरे साल होनी चाहिए। पूरे साल अगर बारिश हो तो उतनी ज़्यादा उसकी पत्तियां निकलेगी, उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। ओके, मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। ये एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा आपके टर्म 1 में, एनुअल एग्जाम में, कि किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। वो लेटराइट मिट्टी है, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो, दोनों के लिए लेटराइट मिट्टी चाहिए, और यही फसलें इस मिट्टी में सबसे अच्छी हो पाती है। उसके बाद भूमि कैसी चाहिए, तो भूमि इसके लिए ढलानी होनी चाहिए, ये अलग चीज़ है। बाकी सभी में समतल चाहिए। चाय और कॉफ़ी में ढलानी भूमि चाहिए। ढलानी भूमि मतलब ढाल वाली भूमि। आपने टीवी में देखा होगा, जो चाय के बागान लगे होते हैं तो वो ढाल वाले होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि चाय की जड़ों में अगर पानी खड़ा हो जाए तो झाड़ी की जो जड़ें हैं वो गल जाती है और झाड़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए ढलानी जमीन की आवश्यकता होती है। श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पौधे लगा दिए गए उसमें घास वगैरह भी होता होगा, निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पत्तियों को फिर ऐसे तोड़ते रहो, कैसे तोड़ेंगे इतने सारे खेत में से? तो मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मशीनों का उपयोग वो सीमित होता है, पैकिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बाद में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, पहले उसका इतना उपयोग नहीं होता है। वितरण की बात करें कि चाय कहाँ पर पैदा होती है, कौन से राज्य में होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो असम है।
असम में 53% जो हमारे देश की चाय है वो असम में पैदा की जाती है, यानी कि आधे से ज़्यादा जो चाय है वो असम में पैदा की जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर आता है, 24% चाय पैदा करता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग इलाका ऊपर की तरफ सिक्किम की साइड में, वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हरी चाय पैदा की जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लगभग 4,500 से 5,000 रुपये किलो है वो चाय। ओके, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल की जो पहाड़ियाँ जहाँ पर कॉफ़ी होती है वहाँ पर भी कुछ इलाकों में चाय की फसलें ली जाती है। तो ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है किस प्रकार के चाय के बागान होते हैं। ऐसे बागान होते हैं और ये ढलानी भूमि के ऊपर होते हैं और इसमें जो पत्तियाँ लगी हुई थी तो इन पत्तियों को तोड़ा जाता है और इन्हीं से चाय होती है। इनमें से ऊपर की पत्तियाँ वो अलग निकाली जाती है, नीचे बीच की पत्तियाँ वो अलग निकाली जाती है और सबसे नीचे की पत्तियाँ जो कि गल सड़ जाती है, येलो कलर की हो जाती है, वो अलग निकाली जाती है और इनकी वैल्यू है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम फसल की बात करेंगे। अगली जो हमारी फसल है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक फेव फसल है और कंडीशन वगैरह भी सब कुछ चाय से मिलती जुलती है। कॉफ़ी एक फेव फसल है, ये आप सभी को पता है, और ये एक वाणिज्यिक फसल है, ये भी आपको पता है कि मार्केट में बेचने के उद्देश्य से पैदा की जाती है। भारतीय कॉफ़ी की बात करें तो भारत में दो प्रकार की कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टा, दो प्रकार की कॉफ़ी की फसलें ली जाती हैं। मुख्य तौर पर 95% जो हमारी फसलें होती है वो होती है अरेबिका, ठीक। और भारतीय कॉफ़ी वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। हालांकि विश्व में सिर्फ जानी जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा हम कॉफ़ी का उत्पादन नहीं करते और जितना करते हैं वो हम खुद ही पी जाते हैं। 4% के आसपास हम कॉफ़ी पैदा करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम बच पाती है। तो भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। एक फेव फसल है ये, एक व्यापारिक फसल है ये, और इसमें कैफीन नामक तत्व होता है। जैसे चाय में थीन होता है ना, इसमें कैफीन होता है। तो कैफीन के कारण इस कॉफ़ी को पीने से हल्का सा नशा हो जाता है या फिर हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ये भी एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसको अगर एक बार लगा दिया तो 25 से 30 वर्षों तक फसल का उत्पादन होता रहता है। इसकी झाड़ी को देखिए, यहाँ पर पिक्चर मैंने दी है, तो ये झाड़ी होती है। अब इस झाड़ी में इस तरीके से ये टिंडे लगे होते हैं, ये जो दिए गए हैं। ओके, अब इनको, हालांकि ये थोड़ा सा छोटा आकार है, थोड़ा सा बड़ा आकार हो जाएगा। बड़ा शेप होने के बाद इनको तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद इनको सुखाया जाएगा और इसमें से बीज निकाले जाएंगे, उनको सुखाया जाएगा और उन बीजों को पीसने से आपकी तैयार हो जाती है कॉफ़ी, ठीक। तो ऐसा इसका पौधा होता है। तो ये भी एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। एक बार लगा दिया तो 25 से 30 वर्षों तक फसल देता रहता है और कैफीन होता है जिसके कारण हमें हल्का सा हम एनर्जेटिक फील करते हैं। उसके बाद कंडीशन की बात करें कि किस प्रकार की कंडीशन चाहिए कॉफ़ी की फसल के लिए, आवश्यक दशाएं क्या चाहिए। सबसे पहले तापमान, तो इसके लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, यानी कि 100 से 200। जैसे मैंने बताया कि दो फसलों के लिए कम चाहिए 100 से, बाकी जितनी फसलें उनको 100 से अधिक चाहिए। 150 से 200 अगर लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी, यानी कि चाय वाला सेम कंडीशन है, लेटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। भूमि इसके लिए भी ढलानी होनी चाहिए क्योंकि इसकी जड़ों के साथ भी सेम समस्या है कि अगर पानी जड़ों में खड़ा रह गया तो झाड़ी जो है उसकी जड़ें हैं वो गल जाती है और झाड़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए ढलानी जमीन के ऊपर पहाड़ी इलाके में इसकी कृषि की जाती है। श्रम की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि निराई गुड़ाई करना, इनको तोड़ना टिंडों को, क्योंकि मशीन तो हो नहीं सकती, वो तो पूरे पत्तों के साथ खींच लाएगी। तो इनको तोड़ना, सुखाना, सारे बहुत मेहनत वाला काम होता है। मशीनों का उपयोग है वो सीमित होता है। बाद में जो प्रोसेसिंग, पैकिंग की जाती है, पाउडर बनाया जाता है, उसमें ही सिर्फ मशीनों का काम होता है। वितरण की बात करें कि कॉफ़ी कहाँ होती है तो कैसे कॉफ़ी होती है, कैसे कर्नाटका होता है। कर्नाटका इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद केरल, तमिलनाडु, अन्य उत्पादक राज्य, यहाँ के जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तीनों राज्यों में फैली हुई है, यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है रबड़। चलिए रबड़ को देखते हैं, यानी कि ये हमारी छठी क्रॉप हो जाएगी, छठी फसल हो जाएगी। 5 हम कर चुके हैं, छठी हमारी फसल है रबड़। रबड़ एक विषुवतीय फसल है। विषुवतीय समझ रहे हो ना, भूमध्य रेखीय फसल है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में की जाती है, लेकिन ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में भी उगाई जाती है। जैसे हमारा उपोष्ण कटिबंध का इलाका आ गया तो भी यहाँ पर ये फसल का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन मुख्य तौर पे जहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है वहाँ पर ये फसल थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान अगर कम रहेगा तो इसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता। ओके, आवश्यक दशाओं की बात करें, पहले ये समझ लीजिए कि ये कैसी फसल है। ये एक उष्ण कटिबंधीय क्रॉप है, यानी कि तापमान इसके लिए ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, ये एक वाणिज्यिक नकदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है, रोपण फसल है, ठीक। बाजार में बेचने के उद्देश्य से इसकी कृषि की जाती है। इसका एक बड़ा सा पौधा होता है, ओके, बड़ा सारा पेड़ होता है। पौधा क्या होता है, पेड़ होता है, और पेड़ में से जैसे उसको कट लगा करके उसमें से एक तरीके से मिल्क जैसा लिक्विड निकाला जाता है, उसे रबड़ तैयार किया जाता है। ओके, तो ये प्लांट होता है,
इसमें से एक लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड से रबड़ तैयार किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्रॉप में से ही आता है। आवश्यक दशाओं की बात करेंगे, इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तापमान अगर हम देखें तो तापमान इसके लिए ज़्यादा ही चाहिए। उष्ण या उपोष्ण कटिबंध का पौधा है तो इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन कंडीशन जरूरी नहीं है कि 15 डिग्री से अगर ऊपर तापमान है तो भी चलेगा, यानी तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारे जो कोस्टल एरिया है, जैसे हम कोस्टल एरिया की बात करें, ये जो हमारा तटीय इलाका आ जाता है साउथ इंडिया का, ओके, ये जो इलाका है, इस इलाके में हो गया, इस इलाके में हो गया, इस इलाके में हो गया, तो यहाँ पे ये फसलें ली जाती है। तो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम आ ही नहीं पाता समुद्र के प्रभाव के कारण, तो उन इलाकों में ये कृषि की जाती है। तो इसके लिए उस तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। बारिश की बात करें, वर्षा की, तो इसको 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। अगर 100 से 150 200 तो और भी अच्छी बात है। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दलदल वाली जो मिट्टी होती है वो सर्वोत्तम होती है। जलोढ़ मिट्टी, जो तटीय मैदान होते हैं वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें ये फसल सबसे अच्छी होती है। भूमि समतल होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों में जितना पानी खड़ा रहे उतना ही अच्छा होता है इस फसल के लिए। श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। और तकनीक, मशीनों का उपयोग है वो बाद में रबड़ तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी कि कृषि में तकनीक का उपयोग इतना ज़्यादा नहीं होता। प्लांट लगा दिए, ठीक है, उसके बाद मशीनों का उपयोग है वो सिर्फ कलेक्शन करके उस लिक्विड को लेकर के जाना होता है। उसके बाद वितरण की बात करें तो वितरण, सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है रबड़ का वो है केरल। केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ होगी, उन इलाकों में रबड़ की कृषि की जाती है। अब जो हमारी नेक्स्ट 2 क्रॉप रहेगी वो है कपास और पटसन। कपास की सबसे पहले हम बात करेंगे। कपास एक खरीफ ऋतु की फसल है, यानी कि इस वक्त की बात करें तो खेतों में कपास की फसल खड़ी है। ठीक, कपास एक खरीफ की फसल है। ये दक्कन के पठार की काली मिट्टी में अच्छी तरीके से उगती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में खूब होती है। जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी कपास की कृषि की जाती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी नहीं है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो इसके लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी इस फसल का उत्पादन खूब होता है। आवश्यक दशाओं की अगर बात करें काली मिट्टी के लिए, तो इसके लिए तापमान उच्च चाहिए। तापमान अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और इसके लिए धूप की आवश्यकता होती है। हालांकि जब फसल की बुआई की जाती है तापमान थोड़ा कम रहे तो बेटर है, क्योंकि पौधा अच्छे से लग पाए। उसके बाद जितनी ज़्यादा धूप रहेगी उतना ही इस फसल के लिए बेटर रहता है। बारिश की बात करें तो इसके लिए 100 सेंटीमीटर से कम बारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती है और नीचे से वो नमी को ग्रहण कर लेती है, तो कम बारिश में इसका काम चल जाता है। दूसरा, इसका पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी आपस में छांव आपस में मिल जाता है, तो नीचे तक सूर्य की धूप नहीं पहुंच पाती, तो नमी मेंटेन रहती है। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी बोलते हैं। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में भी ये फसल हो सकती है। भूमि इसके लिए समतल होनी चाहिए, क्योंकि बारिश अगर नहीं होगी तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इसके टिंडे लगते हैं। उसके बाद कपास खिलती है और उस कपास को हाथों से चुनना होता है, और ये काम बहुत मेहनत वाला होता है। 2 या 3 बार फसल को चुनना होता है और उसके बाद यानी कि 3 महीने का ये चक्र होता है, ये काम चलता रहता है। तो ये मेहनत वाला काम है, मशीनें नहीं बन सकती इसके लिए, क्योंकि मशीनों का एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गए, वो पत्तों को खींच लेती है और उसके कारण वो फसल खराब हो जाती है। तकनीक की या मशीनों की बात करें तो सीमित उपयोग किया जाता है, जैसे फसल की बुआई के लिए हो गया, या फिर जो स्प्रे वगैरह का छिड़काव किया जाता है पेस्टिसाइड का, तो उसके लिए हम मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो काम है इसमें, जैसे कपास को चुनना है, तो उसके लिए मेहनत की ही आवश्यकता होती है। उसके बाद वितरण की बात करें कि ये कहाँ पर इस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हालांकि कभी कभी महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ जाता है, लेकिन वर्तमान में जो गुजरात है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये काली मिट्टी के इलाके आ गए। और उत्तर की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये जलोढ़ मिट्टी के इलाके हो गए। यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। पहले स्थान पर कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप हो गई वो है पटसन। ठीक, पटसन जिसको आप जूट भी कह सकते हो, ये रेशेदार फसल है, जैसे कि कपास की फसल है। रेशेदार फसल है, इससे रेशे निकाले जाते हैं। ये एक व्यापारिक फसल है, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा पटसन या जूट का उत्पादक देश है। इस पटसन या जूट का उत्पादन जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है, जैसे कि बंदूक वगैरह, उसकी थैली जो होती है वो इससे बनाई जाती है। चटाई इससे बनाई जाती है, रस्सी इससे बनाई जाती है, सूत या कालीन बनाया जाता है। या गवर्नमेंट स्कूल में अब तो कम ही मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो मैट होते हैं, ओके, जिसको आप टाट पट्टी बोलते हो,
तो वो भी इसी पटसन से बने होते हैं। लेडीज़ जो पर्स मार्केट में मिलते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी इसी से बने होते हैं। जो बोरे होते हैं, चीनी के बोरे होते हैं, ब्राउन कलर के आते हैं ना, वो भी पटसन से बने होते हैं। यहाँ पे पटसन की क्रॉप कैसी होती है, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लिए इमेज, चलिए इसको देख लीजिए। तो इस प्रकार की क्रॉप होती है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका पौधे में से फल कहाँ पे है, तो फल नहीं होता, ये प्लांट ही होते हैं इतने बड़े, इससे ज़्यादा इसकी ऊंचाई हो सकती है। तो यहाँ पर इन प्लांट को काटा जाता है ऊंचाई होने के बाद इसको गलाया जाएगा, पानी में डाल करके इसको गलाया जाएगा। उसके बाद इसको पीट करके इससे रेशा निकाला जाएगा, धागा निकलेगा, ठीक, पीट करके। यानी कि जो पौधा है वही ये फसल है। ये है जूट या फिर पटसन। क्लियर। अब इसके लिए बात करें कि पटसन या जूट के लिए किस प्रकार की आवश्यक दशाएं चाहिए, तो सेम कपास वाले ही चाहिए लगभग, मिट्टी को छोड़ दें तो, या चावल की तरह चाहिए। इसमें उस तापमान की आवश्यकता होती है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बारिश इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। जितना पानी अगर खड़ा रहे तो उतनी अच्छा है, क्योंकि उतना पौधा बड़ा होगा और उसके बाद भी पानी की आवश्यकता इसमें ज़्यादा पड़ती है। मिट्टी इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भूमि की बात करें तो समतल होनी चाहिए, जितना पानी फसल में खड़ा रहेगा उतना ही बेहतर है इसके लिए। श्रम की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको काटना, फिर पानी में डालना, फिर उनको पलटना, उसके बाद क्योंकि ऊपर से नीचे, तो काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। तकनीक या मशीनों का उपयोग सीमित किया जाता है, जब इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तभी मशीनों का उपयोग किया जाता है। वितरण की अगर बात करें तो यहाँ पर इस फसल में जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। आधे से ज़्यादा जो हमारा जूट है वो अकेले, आधे से ज़्यादा नहीं, लगभग 80% के आसपास जूट या पटसन है वो पश्चिम बंगाल में पैदा किया जाता है। उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ लगते जो राज्य हैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत जूट का उत्पादन किया जाता है। तो ये होगी हमारी पटसन, और इसके साथ हो गए हमारे 8 प्रमुख फसलें। सबसे पहले हमने किया था राइस की बात की थी। राइस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। क्लियर। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो भी वेस्ट बंगाल है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जो हमारा वीट है, गेहूं है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा यूपी है। गन्ने का जो शुगर केन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी है। तो 4 फसलें ये होगी। उसके बाद टी है उसका आसाम आ जाता है। कॉफ़ी है उसका कर्नाटक आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका रबड़ है उसका आपका केरल हो जाता है। तो ये आपकी प्रमुख फसलें हैं और उनके प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए। चलिए अब हम तिलहन की बात करेंगे। तिलहन कौन सी होती है? जो तेल वाली फसलें होती हैं। यहाँ पे कोई फसल हमें डिस्कस नहीं करनी, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि देश के कुल जो फसली क्षेत्र है उसके 12% इलाके के ऊपर तेल वाली फसलें यानी कि तिलहन फसलों को बोया जाता है। और भारत तिलहन के उत्पादन में विश्व में 4थे स्थान पर आता है। तिलहन के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर आता है। जो तिलहन है यानी कि तेल वाली फसलें हैं उनसे तेल निकाला जाएगा। उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है जैसे खाना पकाने के लिए, ठीक। उसके साथ साथ साबुन है या आपका मेकअप के जो प्रोडक्ट है या मलहम वगैरह है उसमें कच्चे माल के तौर पर इन तिलहनी फसलों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख जो तिलहन की फसलें हमारे देश में वो है सरसों हो गए, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, सूरजमुखी, ये प्रमुख तेल वाली फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारा तिलहन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया, यहाँ देखिए ये सूरजमुखी के पौधे दिए गए, सूरजमुखी फसल है। उसके बाद हम बात करेंगे मोटे अनाज की। मोटे अनाज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मोटे अनाज में आ जाते हैं हमारी 3 फसलें, जवार, बाजरा और रागी, ठीक। जवार है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कभी राजस्थान होता है कभी मध्य प्रदेश होता है। अभी इस वक्त राजस्थान पहले स्थान पर है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। तीनों चीज़ याद रखिए, जवार महाराष्ट्र, रागी कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ठीक। ये मोटे अनाज में आते हैं, ठीक। इनमें पोषण बहुत अधिक होता है। आपने बाजरे की रोटी अगर खाई होगी, नहीं खाई है तो इस बार सर्दियों में टेस्ट जरूर कीजिएगा। काफ़ी टेस्टी होती है और पौष्टिक भी होती है। इनके जो प्रमुख उत्पादक राज्य एक साथ आए गए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इनके प्रमुख उत्पादक राज्य आ जाते हैं। तो इसमें अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको इन तीनों फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम पता होना चाहिए। ये यहाँ पर जो नीचे फसल दी गई ये बाजरे की फसल है, ठीक। वैसे तो ये राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ हरियाणा का जो ड्राई इलाका आ गया, यूपी का भी थोड़ा बहुत इलाका है, वहाँ पर भी इस फसल को बोया जाता है। ये फसल दोनों तरीके से बोई जाती है, चारे के लिए भी, हालांकि वो बीज अलग होता है, और दूसरा ये खाने के लिए भी, खाद्य फसल के तौर पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। ये होगी आपका नीचे दिए गए, ये जवार की फसल होती है। जवार की फसल है ये मध्य भारत में आदिवासी जो लोग हैं वो जवार की फसल को भी खाद्य फसल के तौर पर मुख्य तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद दलहन की बात करेंगे। दलहन मतलब दालें।
भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोग एक वक्त तो जरूर दाल खाते होंगे। आपके घर में भी ऐसा ही होगा। दिन में वीकली बात करें तो वीकली आपके 3 या 4 टाइम्स दाल बनती होगी। तो भारत में उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा, दाल की खपत भी बहुत ज़्यादा है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है दाल। इसी से हमें प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनकी जो दलहन की जितनी भी फसलें होती हैं उनको कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। इसलिए जो कम वर्षा वाले इलाके होते हैं वहीं पर इनका उत्पादन होता है। वैसे भी इसके लिए अगर ज़्यादा थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती है। जैसे इस बार जो मौसम था हमारा, मानसून का लंबा चला, तो जो हरियाणा का था, राजस्थान का इलाका था, जहाँ पर दलहन की फसलें, मूंग वगैरह लगाए गए थे, तो थोड़ा सा लंबा खींचते ही वो फसलें बर्बाद हो गई है। ठीक, तो जहाँ इनका जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ड्राई इलाके होते हैं वहाँ पर इनका उत्पादन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। दलहन की बात करें तो इसमें आपका मूंग, मोठ, अरहर, चना, ये दलहन वाली फसलें हो गई सारी। ठीक, और इनके प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये प्रमुख उत्पादक राज्य। तो ये होगी हमारी फसलें। ठीक, जो फसलों वाला टॉपिक है ये एक बार फिर से देखिएगा। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने। अब हम आगे कृषि के विकास से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी के बाद हमारे देश में कौन से तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के सामने कई सारी समस्याएं थी। कई सारी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या थी वो थी भूखमरी की समस्या, क्योंकि देश की जनसंख्या थी वो बढ़ी जा रही थी, बढ़ी जा रही थी। और ज़्यादा जनसंख्या का मतलब आप समझते होंगे ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोग होने का मतलब ज़्यादा पेट, और सबके पेट में भूख लगती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि कृषि में सुधार किए जाए। तो कौन कौन से सुधार हैं जो आज़ादी से लेकर के अब तक कृषि में किए गए वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये आपका संस्थागत सुधार कौन से हैं, कौन से आपके तकनीकी सुधार है, तो अलग अलग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सुधार कर लेने, आपको पता होना चाहिए कि ये वो सुधार है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो आज़ादी के बाद जो हमारी कृषि है उसके ऊपर मुख्य तौर पर जोर दिया गया, उसमें कई प्रकार के सुधारों को लेकर के आए। सबसे पहला जो सुधार था वो चकबंदी का सुधार था। चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब ये कि जब आज़ाद हुआ, जैसे ये गांव था तो एक किसान का खेत एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ऐसे बिखरे हुए खेत थे। तो अब किसान को समय अधिक लगता था, वो ठीक से ना एक खेत के ऊपर फोकस कर पा रहा था। तो चकबंदी में वो किसान के ये खेत थे वो एक ही जगह इकट्ठे कर दिए गए, यानी कि यहाँ पे इस किसान को खेत दे दिए गए, दूसरे को यहाँ दे दिए गए, इकट्ठे खेत कर दिए गए। ये पहला सुधार था जो आज़ादी के बाद किया गया था। दूसरा था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। पहले क्या था, आज़ादी से पहले जैसे अंग्रेजों ने जमींदारों को, जैसे 40 गांव एक जमींदार को दे दिए, तो उसके पास ये जमीन होती थी, और जो किसान थे वो एक तरीके से बंटाईदार का काम करते थे। अब जमींदार को तो ज़्यादा उत्पादन से मतलब नहीं था, क्योंकि कुल उत्पादन उसका अच्छा खासा हो जाता था, तो कृषि पिछड़ी अवस्था में थी। अब सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, जो खेती करते थे उनको जमीनें दे दी गई। ये भी एक बहुत बड़ा सुधार था, क्योंकि जो जमीन खेती करने वाले थे उन्हें जमीन मिल गई, तो कृषि का उत्पादन बढ़ना निश्चित था। तीसरा जो सुधार था कि सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। सहकारी कृषि मतलब कि जो छोटे किसान है वो मिलजुल करके कृषि कर ले, जैसे 4 या 5 किसान है तो मिलजुल करके वो कृषि कर ले। अब उनके पास 3-3 एकड़ जमीन थी, वो ट्रैक्टर वगैरह नहीं ला सकते थे, लेकिन 5 के पास कितने एकड़ हो गए, 15 एकड़, मिल करके वो ट्रैक्टर ला सकते हैं ना, तो उत्पादन बढ़ेगा। तो सहकारी कृषि उसको बढ़ावा देने पर भी सरकार ने जोर दिया। इसके भी कुछ राज्यों में काफ़ी अच्छे परिणाम, रिजल्ट भी मिले, ये सुधार किया गया। उसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट सुधार था, यानी कि सुधार कह लीजिए या बदलाव था, वो था हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति क्या थी, 1966-67 में, 1966-67 के वर्ष में, या 1960 का दशक भी कह सकते हो, हमारे यहाँ पर चावल और गेहूं की फसलों में 3 से 5 गुना वृद्धि होती है, एकदम से 3 से 5 गुना वृद्धि होती है। उस वक्त खाद्यान्न की हमें जरूरत थी, तो इसको क्रांति का नाम दिया गया। वैसे क्रांति की तरह ही होता ना कि 3 से 5 गुना उत्पादन बढ़ जाना एकदम से, तो उसको क्रांति का नाम दिया गया। कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। अब ये हरित क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि अच्छे बीजों का उपयोग किया गया, पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया, रासायनिक खादों का उपयोग किया गया, सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की, मशीनों का उपयोग किया गया, किसानों को सस्ते लोन दिए गए, तो कई सारे कारण थे। ठीक, उनके कारण ये हरित क्रांति होती है। तो हरित क्रांति है, ये भी एक बड़ा सुधार था, बदलाव था, जिसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा। इसी तरीके से श्वेत क्रांति थी। श्वेत क्रांति थी दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी कि दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया, पशुओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। तो ये भी एक बड़ी क्रांति थी। दोनों से कृषि को और किसानों को लाभ पहुंचा।
उसके बाद 80 और 90 के दशक में फसल बीमा योजना वो शुरू की गई। जैसे हर किसी का इंश्योरेंस होता है, ऐसे ही फसलों का इंश्योरेंस होना लग गया। हालांकि शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन लोग अब जागरूक हुए हैं, किसानों को फायदा अब मिलने लग गया। अब कृषि में फसलें हैं वो कभी भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कुछ भी इसमें निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो फसल बीमा के तहत किसान को एक अमाउंट देना होता है। अगर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको कुछ मुआवजा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा उत्पादन जितना मिलेगा, कुछ मुआवजा मिल जाता है। इससे एक तरीके से वो अगली फसल के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था, कृषि के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इससे किसान है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं कृषि के ऊपर, और दूसरा वो ऋण के जाल से बच पाते हैं। ऐसे ग्रामीण बैंक हैं, उनकी स्थापना की गई गाँव में। पहले किसान क्या करते थे, वो साहूकारों से, आड़तियों से, व्यापारियों से पैसे लेते थे। ब्याज बहुत ज़्यादा होता था और वो ब्याज के चंगुल में फंस जाते थे और सारी उम्र वो ब्याज लौटाते रहते थे, क्योंकि उनके पास तो कुछ बच ही नहीं पाता था। कई बार उनको अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ती थी, जैसा आपने मूवीज़ में देखा है वैसा एग्जैक्टली पहले होता था। अब जो ग्रामीण बैंक स्थापित किए तो किसान आसानी से उन बैंकों से लोन ले सकते हैं, ब्याज की दर कम होती है, आसानी से वो लौटा भी सकते हैं। तो इससे भी कृषि के विकास में मदद मिली है। ऐसे ही KCC एक स्कीम लागू की गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वो लागू की गई। अब KCC क्या होती है कि जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है उसका एक कार्ड बन जाएगा। जैसे ज़मीन किसी के पास मान लीजिए कि 8 एकड़ है तो उसका 5 लाख का कार्ड बन गया। अब 5 लाख उसको लोन मिल गया, ठीक। अब ये ऐसा है कि उसमें से वो उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए। जितने रुपए वो निकालेगा उसी को उसका ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि सबका नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट स्कीम कह सकते हैं कि किसान है उसके पास पैसा है, अपनी मर्जी से वो पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्याज उतने का देगा जितना उसने निकाला है, उसके बाद उसको वापस अपने अकाउंट में जमा कर देगा। तो ये भी एक बड़ी योजना थी जो कृषि के विकास के लिए शुरू की गई। ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वो शुरू की गई, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। जैसे कृषि कार्य किया जाता है तो उसमें रात को भी, जैसे जब हम सर्दियों में बाहर निकलने से डरते हैं, 1 बजे किसान खेत में खड़ा होता है, पशुओं से अपनी फसल की रक्षा कर रहा होता है या खेत में पानी दे रहा होता है। गर्मियों में जब लू चलती है, हमें लगता है कि बहुत गर्मी है, उस वक्त भी किसान अपने खेत में खड़ा होता है। इसके अलावा मशीनों का उपयोग करना होता है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने के चांस रहते हैं या मजदूरों के साथ रहते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वो शुरू की गई, ताकि अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है किसान के साथ तो उनको मुआवजा मिल सके, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल पाए। इसी तरह से मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम में वो भी पेश किए गए रेडियो और टीवी चैनल के ऊपर। मौसम बुलेटिन है, पहले तो ये टीवी या रेडियो पे आते थे, अब ये मैसेज के थ्रू किसानों तक पहुंचते हैं। मौसम का पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगले 7 या 10 दिनों में क्या रहेगा मौसम, तो उसी के अनुसार किसान है अपनी सिंचाई कर पाए, या फसल को जल्दी निकालना है, बाद में निकालना है, इस बार मॉनसून कैसा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो फसलों को बो पाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कृषि में, तो इनकी भी शुरुआत की गई किसानों के फायदे के लिए। इसके साथ साथ कृषि कार्यक्रम है वो टीवी या रेडियो पर आते रहें। अब तो जैसे DD किसान जैसे चैनल भी हो गए, तो वहाँ पर किसानों को एक तरीके से ट्रेनिंग मिलती है, नॉलेज मिलता है कि क्या करना है, कब कौन सी फसल की बुआई करनी है, कृषि में क्या कुछ नया हो रहा है, किसके ऊपर फोकस करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है किसानों के लिए। इसके साथ साथ देश भर में कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वो सेटअप की गई, जहाँ पे रिसर्च कार्य चलता रहता है कि नए तरीके से कैसे कृषि का उत्पादन किया जाए। जो भी समस्याएं आती है, नई बीमारियां आती है, तो उनका समाधान भी करते हैं। तो इससे भी कृषि के विकास को बल मिला है। ऐसे ही विशेष टीवी चैनल है, उनकी शुरुआत की है। जैसे मैंने बताया DD किसान चैनल है, उसकी शुरुआत की गई है, जिसमें पूरे दिन भर कृषि से संबंधित कार्यक्रम ही चलते रहते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा सुधार है जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वो है MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब पहले क्या होता था कि जिस वर्ष फसलें अच्छी हो जाती थी, बम्पर फसलें हो गई, उस वर्ष बाजार में कोई उन फसलों को पूछता ही नहीं था, यानी कि किसान की मेहनत पानी में मिल जाती थी, मिट्टी में मिल जाती थी, क्योंकि उसकी फसलों को कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसके लिए क्या किया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, कि इस रेट के ऊपर फसलें सरकार लेगी, यानी कि वो मिनिमम रेट रहेगा। अब किसान को वो लॉस नहीं हो पाता कि अगर बम्पर फसल हो गई तो क्या हुआ, रेट नहीं गिरेंगे, सरकार उस मिनिमम रेट के ऊपर तो फसलों को खरीद लेगी। तो ये भी एक बड़ा कदम था जो सरकार के द्वारा उठाया गया था। तो ये बहुत सारे सुधार थे जो सरकार ने किए आज़ादी के बाद, और इसके कारण ही कृषि है वो सरपट दौड़ी है। और पहले जो कृषि थी उससे केवल जीवन यापन होता था। अगर अब आप देखोगे तो किसानों के पास, जिनके पास ठीक ठाक सी जमीन है, तो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था उसको भी मजबूती मिली है। तो ये थी कृषि में किए गए सुधार। अब हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है।
हालांकि ये टॉपिक है, ये डिलीट हो चुका आपके सिलेबस में से, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पे डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो 3 सेक्टर हैं भारत के, जैसे 3 सेक्टर को इस आधार पे बांटे गए कि जितने भी काम धंधे किए जाते हैं उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। काम धंधे कौन से? जो आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं जिनसे इनकम प्राप्त होती है उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक, कृषि वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, उद्योग वो द्वितीयक में आते हैं, और जो सेवाएं हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, परिवहन सेवाएं होगी, बैंकिंग हो गई, वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद में, जो हम इकोनॉमिक्स में समझ चुके हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तीनों सेक्टर में एक वर्ष में जितने भी वस्तुएं बनी, जितनी ही सेवाएं दी गई, उनके मूल्यों को जोड़ देंगे तो वो हो गया हमारा सकल घरेलू उत्पाद। तो जो जीडीपी है उसमें अभी हाल के समय की बात करें तो इसमें सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसका सबसे ज्यादा योगदान है। इसका 55% योगदान था 2013-14 में। ठीक, और द्वितीयक जो सेक्टर है उसका योगदान था 31%। कृषि का योगदान वो केवल 14% है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, कृषि का कितना योगदान है? केवल 14% योगदान है 2013-14 के अनुसार। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जीडीपी में योगदान की दृष्टि से? वो है सेवा क्षेत्र। ठीक, लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो अब भी 53%, लगभग 50% से ज्यादा लोग हैं वो कृषि में ही लगे हुए, यानी कि योगदान जीडीपी में कम हो गया, लेकिन जनसंख्या अब भी सबसे ज्यादा कृषि कार्यों में लगी हुई है। आजादी के समय की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो कृषि क्षेत्र था, 55% था, और अब ये घट करके रह गया केवल 14%। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जीडीपी में योगदान 14% है और रोजगार में योगदान है वो 53% है कृषि का। तो ये हो गया हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और रोजगार में कृषि का, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, सेकेंड लास्ट टॉपिक की, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी। जो खाद्य सुरक्षा होती है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए खाने के उपलब्ध हो, इसकी जिम्मेवारी है वो कृषि के ऊपर ही आती है, क्योंकि कृषि का उत्पादन जितना बेहतर रहेगा, जितना खाद्यान्न का उत्पादन होगा, उतना ही लोगों के लिए खाद्य उपलब्ध रहेगा। तो सरकार ने प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, यानी कि हर किसी के लिए भोजन उपलब्ध होना चाहिए, भूखमरी का शिकार कोई नहीं होना चाहिए, और अगर आपदा आती है, मान लीजिए कि 2 वर्षों के लिए अगर सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ये युद्ध हो जाता है, तब भी हमारे पास अनाज उपलब्ध होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली को तैयार किया, उसमें 2 भाग होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक तो होता है बफर स्टॉक और दूसरा होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम भी बोलते हैं। या आपने 9th क्लास में खाद्य सुरक्षा चैप्टर फूड सिक्योरिटी में इसके बारे में पढ़ के आ चुके हो। ठीक, बफर स्टॉक क्या होता है कि जो हमारा एफसीआई है, जैसे ये भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसानों से खाद्यान्न की खरीद करता है और उसके बाद उनको स्टॉक करता है। उन स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक। ये स्टॉक किए जाते हैं कम से कम 2 वर्षों के, इन फ्यूचर में 2 वर्षों के लिए हमारे पास अनाज होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत जो नज़दीकी या जो भी जो नीडी लोग होते हैं उनके तक खाद्यान्न है वो पहुंचाए जाते हैं। जैसे पीडीएस सिस्टम क्या होता है, ये तो हो गया बफर स्टॉक, तो समझ में आ गया ना कि एफसीआई है वो किसानों से खाद्यान्न खरीदती है और बफर स्टॉक गोदाम होते हैं उसमें खाद्यान्न को रखा जाता है। ठीक, उसके बाद जो पीडीएस सिस्टम होता है, इससे जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक कम दामों पर, रियायती दामों पर आवश्यक जो खाद्यान्न या फिर जैसे चीनी, दाल इत्यादि पहुंचाए जाते हैं। आपने अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में देखा होगा सस्ते अनाज के डिपो, जो सस्ते अनाज के जो डिपो बने होते हैं वो डिपो यही है, पीडीएस सिस्टम है। तो उनको, जिनके पास स्पेसिफिक कार्ड होते हैं, तो उनको सस्ते में अनाज यानी कि गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, चीनी मिलती है, दाल मिलती है, पहले तेल भी मिलते थे, अब शायद नहीं मिलते होंगे। तो ये सारे सामान उनको दिए जाते हैं। ये किस में? पीडीएस सिस्टम के अंडर में आता है। तो ये हमारी खाद्य सुरक्षा नीति की एक पॉलिसी है। अब खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के कई सारे कारण हैं। पहला ये कि इसके क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य हमें बताना है कि इससे आम लोगों को सस्ती कीमत पर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आम लोग मतलब जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास जैसे गुलाबी कार्ड हो गया, इस टाइप के कार्ड बने, पीला कार्ड हो गया, तो उनको सस्ते में अनाज मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरा ये कि इससे जो दाम है मार्केट में वो भी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि खाद्यान्न इतना उपलब्ध रहता है, बफर स्टॉक में होता है कि जो खाद्यान्न के दाम मार्केट में आसमान नहीं छू पाते, क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ी सी किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो वो पहले से निकाल के ले आएंगे। ओके, तो इससे खाद्यान्न की कीमतें नियंत्रण में रहती है और आम लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको सस्ते में अनाज मिल पाते हैं। गरीबों को भोजन प्राप्त करवाना, ये भी इसका उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं उनको, निर्धन लोगों को भोजन की आवश्यकता उनकी पूरी करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि खाद्यान्न उत्पादन है वो अधिक होता रहे।
अधिक होता कब रहेगा? जब तक एफसीआई वो खरीदती रहेगी। ओके, तो ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ इसमें जो खाद्य सुरक्षा के तहत स्टॉक को बनाए रखने के लिए जो गेहूं चावल है इनका खरीद किया जाता है समर्थन मूल्य के ऊपर। ठीक, ये खाद्य सुरक्षा में आता है। तो खाद्य सुरक्षा क्या है कि देश में भुखमरी और निर्धनता को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा को अपनाया गया है। ओके, इसमें दो घटक होते हैं। बफर स्टॉक, सबसे पहले एफसीआई खरीदती है किसानों से और इसको स्टॉक करते हैं। फिर पीडीएस सिस्टम होता है, सस्ते अनाज के डिपो के थ्रू इनका बंटवारा किया जाता है और इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं जैसे भुखमरी की समस्या का सामना करना, गरीबी के निर्धनता को नियंत्रित करना, या जैसे आपदा है उसके समय के लिए तैयारी रखना। ये प्रमुख इसके उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। अब ये वैश्वीकरण क्या है, सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं। वैश्वीकरण जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा में एकीकरण। ठीक, वैश्वीकरण क्या है? विश्व जमा में एकीकरण। पिछले अगर 20-30 वर्षों की बात करें तो पूरे विश्व का एकीकरण हो चुका है। विश्व है एक गांव की तरह हो गया। अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ मिल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में मिल रहे हैं, हो गए ना, एक गांव की तरह हो गए। तो ये वैश्वीकरण है। अब वैश्वीकरण से क्या हुआ कि आपस में बाजार भी जुड़ गए हैं, बाजार जुड़ गए, व्यापार भी जुड़ गए। इससे भारतीय कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़े? तो इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी है और कुछ बुरे प्रभाव भी है। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा सकारात्मक प्रभाव में कि नई तकनीकों को अपनाया गया। अब दूसरे देशों से यहाँ पर सामान आना आसान हो गया, तो नई नई टेक्नोलॉजी विदेशों से अपने देश में आई है, तो अच्छा प्रभाव हुआ ना। नई तकनीक आई तो हमने नई तरीके से कृषि करना शुरू कर दिया, मशीनों का प्रयोग है वो कृषि में बढ़ा है। ओके, ये पहला लाभ हुआ। दूसरा, इससे प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हुई है। प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि नई तकनीक का उपयोग करें हम, नए बीजों का उपयोग करें, नए मेथड से हम कृषि कर पा रहे हैं, तो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। तीसरा सकारात्मक प्रभाव है कि हमने नई किस्म और फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण व्यापार बढ़ा है, तो हमने दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए नई फसलों का जो है उनका उत्पादन शुरू कर दिया, नई किस्म हम लेकर के आए, तो इससे उत्पादन भी बढ़ा है और हमारा व्यापार भी बढ़ा है। फल, नट, सब्जियां जो पहले विदेशी देशों से हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करने लगे। फल बाहर से मंगवाते थे, जो नट थे या सब्जियां थी वो हम बाहर से मंगवाते थे, अब हम निर्यात करने लगे। क्यों? क्योंकि हमने नई तकनीक को अपनाया और नई किस्मों का उत्पादन किया है, इससे हमारा उत्पादन बढ़ा है। इसके साथ साथ कृषि के निर्यात बढ़ा, निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले हम आयात करते थे, अब हमने भेजना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और साथ ही साथ जो विश्व कृषि बाजार है उसमें भी भारत ने कंपटीशन में शामिल होने के लिए अब अनुसंधान और जो डेवलपमेंट है, विकास, उसके ऊपर जोर दिया। पहले जोर नहीं था। अब हमें पता है कि हमें ज़्यादा फसलें उत्पादित करनी है, अच्छी गुणवत्ता को अगर बना करके रखना है तो ज़रूरी कि हम रिसर्च करें, तो उसके ऊपर हमने जोर दिया। नए उद्योगों की स्थापना हुई है। कौन से? जो कृषि आधारित उद्योग थे, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ा है तो कच्चा माल ज़्यादा उपलब्ध हुआ है, कच्चा माल उपलब्ध हुआ तो इस प्रकार के उद्योगों हैं उनका भी विकास हो पाया। कृषि क्षेत्र में रोजगार में भी वृद्धि हुई है। रोजगार में वृद्धि कैसे? जैसे जो व्यापारियों की ज़्यादा आवश्यकता है, संचार के साधनों की ज़्यादा आवश्यकता है, कृषि में तकनीक का नया उपयोग किया गया तो उन मशीनों के लिए, उन तकनीक के लिए भी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नए रोजगार के अवसर वो पैदा हुए हैं कृषि में, किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। अनाज, फल, सब्जियों का न्यूनतम जो अपव्यय है वो भी हो पाया, क्योंकि पहले क्या था कि फसलों का उत्पादन करते थे लेकिन उसका ज़्यादातर बर्बादी हो जाती थी, लेकिन जो नई तकनीक है उसके तहत हम अधिकतम उसका लाभ उठा पा रहे हैं, तो ये अच्छे प्रभाव है। उत्पादन बढ़ा है, देश की आय बढ़ी है, देश का व्यापार बढ़ा है, कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है, नई फसलों का उत्पादन हमने शुरू कर दिया है, मशीनों का उपयोग हमने शुरू कर दिया है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, निर्धनता में कमी आई है, गाँव का विकास हुआ है, तो ये सारे अच्छे वाले प्रभाव है। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव कौन से पड़े, इनके ऊपर ज़्यादा जोर देना आपको, क्योंकि ये जो नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला तो ये कि तकनीक और मशीनों का उपयोग कृषि में बढ़ गया है वैश्वीकरण के कारण, इससे मजदूरों की मांग कम हो गई है। मजदूरों की डिमांड तो कम होनी है क्योंकि हमने मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ? गांव में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि मजदूरों की डिमांड थी वो कम हो गई, तो ऑलरेडी जो गाँव के लोग थे वो कृषि में लगे थे, अब उनको काम धंधा नहीं मिल पा रहा, तो इससे बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। अब कृषि महंगी भी हो गई है, लागत बढ़ गई, क्योंकि हम ज़्यादा मशीनों का उपयोग करें, नए बीजों का उपयोग करें, नई तकनीक का उपयोग करें, तो लागत तो बढ़नी थी, कृषि है वो ज़्यादा महंगी हो गई, तो ये भी वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच में अंतर भी बढ़ा है। जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं।
जो छोटे किसान है वो क्योंकि कृषि महंगी है, नई तकनीक महंगी है, तो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, तो अमीर और गरीब किसान के बीच में अंतर भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उच्च लागत बढ़ी है। उच्च लागत मतलब अब जो कृषि है महंगी हो गई है, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे अगर चावल की फसल लेनी है तो 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 हज़ार की लागत आ जाती है, 20-25 हज़ार की आम मान के चलो। या कृषि कपास की बात करें तो 20-25 हज़ार की लागत हो जाती है, 20 हज़ार के आसपास, तो नॉर्मल सी बात है। ओके, अब अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, 2 लाख लगा दिया, 20 एकड़ जमीन है, 4 लाख लगा दिए और फसल बर्बाद हो गई, उससे क्या हुआ कि अगर उसकी फसल विफल हो जाती है तो ज़्यादा हानि के कारण आत्महत्या के जो मामले हैं वो बढ़े हैं किसानों के बीच में, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लॉस हो जाता है कि उसको रिकवर करना कृषि से इतना आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता। ये भी वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव रहा है। ठीक, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने बहुत कुछ समझा। चैप्टर काफ़ी आसान था, उम्मीद करता हूँ सब कुछ सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हुए, मज़ा आया पढ़ करके, तो थोड़ा सा इतना आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैप्टर को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर के MCQs हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th SST MCQ सीरीज़ दी गई, वहाँ पर आप देख सकते हो। आपकी इंग्लिश के हिंदी के MCQs भी इस चैप्टर्स के मोस्टली कवर हो चुके हैं, तो वो अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।